दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है खुशी। आखिरकार लगभग 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद मैं शिकागो पहुंच ही गई। इमिग्रेशन चेकिंग के बाद अपने सूटकेस और बैग उठाकर मैं बाहर पहुंची तो तेज़ बर्फीली हवाओं के बीच एक बारगी तो मैं जैसे कांप ही गई। हालांकि मैंने ओवरकोट, मफलर, ऊन का टॉप सब कुछ पहना हुआ था, पर फिर भी मुंबई में रहने वालों को इतनी सर्दी की आदत भी तो नहीं होती और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। एयरपोर्ट पर मेरा बेटा नमन अपनी पत्नी जया और दोनों बच्चों सहित मुझे लेने के लिए आया हुआ था। मुझे देखते ही बच्चे दादी दादी कहकर मुझसे लिपट गए। बच्चों की बातें तो बस शुरू हो गई थी। वे लगातार बोले जा रहे थे, दादी आपको डर नहीं लगा एरोप्लेन में? अरे नहीं रे, मैं तो खूब मज़े से पिक्चर देख रही थी। 3 साल बाद अपने लाडले बेटे नमन को देखकर मैं बुरी तरह भावुक हो गई थी। नमन ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और मेरे आंसू देखकर बुरी तरह से हंस पड़ा। अम्मा, अब नो आंसू, ओनली स्माइल। चलो आ जाओ कार में। चलो बच्चों, बाकी बातें घर पर। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, अम्मा को ठंडी लग जाएगी। नमन ने जब कहा, अम्मा तुम आगे बैठो मेरे साथ, तो मैं जैसे पुलकित हो गई। अपने बेटे की कार में मैं गर्व से आगे बैठकर मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें और उन पर लगातार भागती हुई गाड़ियाँ, रोशनी में नहाया चकाचौंध कर देने वाला पूरा शहर कितना अच्छा लग रहा था। घर पहुंचकर मैं थोड़ा लेट गई और लेटते ही मैं सो गई। रात को खाना खाकर देर तक मैं नमन, जया और बच्चों के साथ बातें करती रही और फिर मुंबई से लाई हुई भाकरवाड़ी, चकली और ढेर सारे नाश्ते जैसे पूरन पोली खाकर हम सब तृप्त हो गए। अच्छा मम्मा, कल शुक्रवार है, हम दोनों का कल ऑफिस है। मैं तुमको यहाँ पास में ही इंडियन टेम्पल में छोड़ देता हूँ। वहाँ कोई बड़ा सा फंक्शन है। एक बड़े कथावाचक पंडित जी हरिद्वार से आए हैं। मेरे दोस्त हिमेश की माँ भी वहाँ होगी। मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। आप उनके साथ वहीं पर रहना एक साथ। मैं शाम को वहीं से आपको पिकअप कर लूँगा। फिर तो वीकेंड है और फिर हम 2 दिन तक साथ में घूमेंगे फिरेंगे सब लोग एक साथ। अगले दिन का प्लान अपनी अंग्रेज़ी मिश्रित हिंदी में बताकर नमन अब सोने चला गया। आखिर उसे सवेरे ऑफिस के लिए भी उठना था। अगले दिन सुबह 10 बजे हम शिकागो के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर पहुंच गए। शिकागो में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें भारतीयों के साथ साथ अमेरिकी लोग भी आते जाते रहते हैं। उस भव्य और सुंदर मंदिर का प्रांगण खचाखच लोगों से भरा था। एक मंच पर पंडित जी भागवत कथा सुना रहे थे। पूजा अर्चना के बाद मैं भी वहीं सबके साथ कथा सुनने बैठ गई। हिमेश की माँ को फ़ोन करना तो मैं भूल ही गई थी। दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था थी उसी मंदिर में। अमेरिका में सात्विक सुस्वादु भोजन पाकर मेरी तो आत्मा भी तृप्त हो गई। भोजन के बाद मैं वहीं पर एक कुर्सी पर सुस्ताने बैठी ही थी कि अचानक एक भारतीय युवक ने आकर मेरे पैर छुए और मुस्कुराकर मुझसे बातें करने लगा। मौसी, आप यहाँ कैसे? मुझे पहचाना? मैं उलझन में थी। मुझे चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था, पर याद बिल्कुल नहीं आया कि इस युवक को मैंने कहाँ देखा है। मौसी, मैं आपकी इंदौर की सहेली अंजू का बेटा शशिकांत। ओह शशि, अरे हाँ, मैं खुशी से खिल उठी। शशि, इसी नाम से तो उसे हम बुलाते थे। मैं यहाँ अपने बेटे के घर आई हूँ। तुम बताओ, अंजू कैसी है? तुम यहाँ कब से हो?
क्या करते हो यहाँ? और फिर कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैंने लगातार प्रश्नों की बौछार कर दी। अरे मौसी, 1 मिनट, शशि ने मेरी बातों पर ब्रेक लगाते हुए मुझे कहा। पहले आप अपने बेटे को फ़ोन करके बोल दीजिए कि आप मेरे साथ हो और मैं आपको रात को आपके घर छोड़ दूँगा। वह बिल्कुल चिंता ना करे। अभी मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ आप सबसे मिल भी लेंगी और फिर हम आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे इतने सालों की। मैंने बिना कोई देर किए अपने बेटे नमन को फ़ोन लगाकर उसे बता दिया कि मैं शशि के घर में हूँ और मैं चल पड़ी शशि के घर। रास्ते भर शशि मुझे अमेरिकन सभ्यता और यहाँ बसे भारतीय लोगों के बारे में और शिकागो की जीवन शैली आदि के बारे में सब कुछ बताता रहा। मैं उसको सुनते हुए मिशिगन झील के स्वच्छ नीले पानी को और उसके आसपास स्वच्छ वातावरण को और चारों ओर फैली हरियाली को देखकर मुग्ध होती रही। लगभग 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम शशि के घर पहुँचे। घंटी बजाने पर एक लंबी सांवली और सुंदर सी युवती ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए उसने मेरा अभिवादन किया। ज़रूर शशि ने उसे फ़ोन पर मेरे आने की बात बता दी होगी, तभी वह मुझे वेलकम कर रही थी। मैंने सोचा। मुझे आदरपूर्वक सोफे पर बिठाकर वह भीतर चली गई। सुंदर सलीके से सजा हुआ बेहद ही प्यारा घर था। कोमल, 2 कप मसाला चाय बनाना। मौसी तुम्हारे हाथ की चाय पहली बार पी रही हैं, खूब अच्छी बनाना, समझी? शशि ने आवाज़ देकर कोमल को बुलाकर कहा। मैं अब तक हैरान थी। मेरे मन में प्रश्न उठा, यह लड़की कौन है? जहाँ तक मुझे याद है, मेरी सहेली अंजू की बहू का नाम तो सीमा है, क्योंकि मैं ही तो गई थी अंजू के साथ उसे देखने। मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ भला? फिर क्या शशि ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है? तब सीमा का क्या हुआ भला? वह बेचारी कहाँ है? कुछ मुझे जम नहीं रहा था, काफ़ी कुछ अटपटा लग रहा था। अचानक मुझे लगा अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मन भारी हो गया था यह सब देखकर। मैंने शशि को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, पर शशि तो इत्मीनान से जूते खोल रहा था। जूते स्टैंड में रखकर, मौसी मैं 2 मिनट में आता हूँ बोलकर शशि भीतर चला गया। तब तक वह युवती, जिसे शशि कोमल के नाम से संबोधित कर रहा था, एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आ चुकी थी। आइए आंटी, चाय पी लीजिए, तब तक वे भी फ्रेश होकर आ जाएंगे। बड़ी मीठी सी आवाज़ थी उसकी, बड़ी प्यारी लड़की थी। मैं अब भी उलझन में ही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं। तभी शशि फ्रेश होकर आ गया। मेरे चेहरे पर असमंजस के भावों देखकर वह मुस्कुरा दिया। अरे मौसी, मैंने तो आप दोनों को मिलाया ही नहीं। ये कोमल है मेरी पत्नी। हमने अभी 2 साल पहले ही शादी की है। सच कहूँ तो मुझे सुनकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और ज़रा सी गुस्से में आ गई। मैंने कुछ तल्लखी से शशि से आखिर पूछ ही लिया, क्या अंजू और सीमा को मालूम है यह सब? तुम्हारी तो एक बच्ची भी थी ना? यहाँ विदेश में आते ही तुम ऐसे बदल जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें मम्मी को यह सब पता है? क्या इसलिए मुझे रास्ते भर यहाँ की सभ्यता की दुहाई दे रहे थे तुम? मैं जैसे तैश में आ गई थी और गुस्से में काफ़ी कुछ बोल गई। आखिरकार अंजू मेरी बचपन की सहेली थी और उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसका बेटा किसी लड़की को धोखा दे, मैं यह कैसे देख सकती थी? पर यह क्या? शशि पूर्वत मुस्कुरा रहा था। आप पहले चाय तो पी लीजिए मौसी, फिर मैं पूरी कहानी आपको आराम से सुनाता हूँ। नहीं, तुम मुझे पहले सारी बात बताओ। अभी मेरा चाय पीने का मूड बिल्कुल नहीं है। मैं शशि से पूरी तरह से
नाराज़ थी। शशि आकर मेरे पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गया। ठीक है मौसी, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है। चाय ठंडी हो जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। चलिए शुरू से बताता हूँ। आपको तो अच्छी तरह से याद है ना, बीएड के बाद मुझे भोपाल के एक सरकारी स्कूल में अंग्रेज़ी शिक्षक की नौकरी लग गई थी। मैं वहाँ काफ़ी खुश था और अच्छे से सेटल भी हो गया था। हाँ, मुझे पता है, तुम जाने से पहले मुझसे मिलने भी आए थे। हाँ मौसी, वही। फिर मैं भोपाल चला गया था। साल भर काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं आगे पीएचडी कर लूँ तो प्राध्यापक भी बन सकता हूँ, पर तब तक मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुके थे। वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद पिताजी ने मेरे लिए वधू तलाशने का काम ज़ोर शोर से शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन दादी जी की बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने मुझे इंदौर बुला लिया और फिर रिश्तेदारों के बच्चों का उदाहरण देना और ये बतलाना कि कैसे उन लोगों ने अपने माँ बाप के कहे अनुसार यथा समय पर खुशी के लिए चुपचाप शादी कर ली थी। आखिरकार मैंने सबकी बात मान ही ली। अपने माँ बाप की खुशी के लिए मैंने उनके द्वारा चुनी हुई लड़की के लिए अब हाँ कर दी। माँ की एक बहुत पुरानी सहेली की बेटी सीमा को पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। एक वैज्ञानिक पिता और दार्शनिक माँ की बेटी सीमा एक बेहद ही सुंदर, शांत, मासूम और छुई मुई सी लड़की थी। मैंने सपने में भी इतनी खूबसूरत लड़की की पत्नी के रूप में कल्पना नहीं की थी। मैं तो जैसे निहाल हो गया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि यह खुशी मेरी क्षणिक ही है, क्योंकि वास्तविक जीवन में सीमा पूर्णतया अव्यवहारिक थी। मेरी मिलनसार और खुश मिजाज माँ और उसकी सहेलियों के सामने तो वह बिल्कुल सामान्य बनी रहती थी, जैसे उसका वैसा ही स्वभाव है। पर मेरे सामने आते ही वह बेहद गुमसुम हो जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। किसी से ये बात मैं कहता तो शायद उस वक्त कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करता। उसका हमेशा मैके जाने की ज़िद करना और मुझसे लगातार दूरी बनाए रखने की कोशिश करना और ऐसे ही कई सारे बहाने करना, यह सब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके साथ कोई मानसिक या शारीरिक तारतम्य नहीं बैठा पा रहा था। संयुक्त परिवार होने के कारण सास ससुर के लगातार जोर देने पर हमारी एक प्यारी सी बच्ची नेहा का जन्म तो हो गया, पर उसके आगे उसने दूसरे बच्चे के लिए मुझे साफ साफ मना कर दिया था। शायद मुझे लगा वह मुझसे शारीरिक संबंध ही नहीं बनाना चाहती और पूछने पर अलग अलग बहाने हर बार बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार उसकी एक बचपन की सहेली से मालूमात करने पर मुझे पता चला कि सीमा के पिता का देहांत मात्र 36 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उनकी जगह माँ को अनुकंपा के आधार पर पिताजी की जगह पर नौकरी मिल गई थी। घर में उसकी 2 छोटी बहनें भी थी, यानी उनकी माँ और 3 बेटियां थी आपस में। पर घर में पुरुष सदस्य के अभाव के कारण तीनों बहनों को शुरू से ही पुरुषों का साथ ज़्यादा पसंद नहीं आता था। इसलिए उसकी छोटी बहनों ने भी अभी तक शादी नहीं की है और शायद आगे करेंगी भी नहीं। यह जानकर मैं बुरी तरह स्तब्ध रह गया। परिवार और मित्रों के बीच हम एक सफल दंपति और एक अच्छे बेटा बहू थे, पर हकीकत कुछ और ही थी। मैं बुरी तरह हैरान था कि सीमा इतनी सहजता से यह दोहरा जीवन भला कैसे जी लेती है। मम्मी पापा के साथ कुछ और कमरे में मेरे साथ कुछ और। अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था।
एक दिन जब मेरे माता पिता एक शादी में मुंबई गए हुए थे, मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो अचानक सीमा ने घोषणा की कि उसने आज सुबह ही अपने माँ और दोनों बहनों के साथ किसी संप्रदाय विशेष के गुरु स्वामी जी से दीक्षा लेकर अपने दाम्पत्य जीवन का त्याग कर दिया है। अब उसका मेरा पति पत्नी का रिश्ता तो हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, परंतु वह अपनी बेटी के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी घर में रहेगी, हम सब के साथ। हालांकि मुझसे और मेरे घर वालों से अब उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। वह मुझसे आज्ञा नहीं मांग रही थी, केवल मुझे बता रही थी, केवल सूचना दे रही थी। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, मुझे सकते में छोड़कर और अपना सूटकेस उठाकर मेरी बेटी नेहा के साथ सीमा हमारे घर की पहली मंजिल के कमरे में जा चुकी थी। अब हम दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोते थे। मौसी, मेरे लिए दुख की बात यह थी कि सीमा ने दीक्षा लेकर अपना सांसारिक जीवन त्याग तो दिया, किंतु उसमें सिर्फ पति और उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां ही थी। केवल बेटी के प्रति प्रेम ने उसे अब भी मेरे परिवार से जोड़े रखा था और इस विडंबना से मेरा जीवन अंतर्द्वंद्वों से बुरी तरह से भर गया था। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पति तो मैं रहा नहीं, किंतु अपनी बेटी नेहा से असीम प्रेम करने के कारण मैं बस वहीं पर फंसा सा रह गया और बेटी के समझदार होने का इंतज़ार करता रहा ताकि उसे एक मित्र की तरह सब कुछ बता सकूं जब वह बड़ी हो जाए। अब तक मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल चुका था। अपनी जल्दबाजी और मेरे साथ की गई ज़बरदस्ती के लिए वे अब बहुत पछताए, लेकिन अब क्या हो सकता था। दुखी तो वे भी थे, पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्यार अपनी पोती नेहा पर उड़ेल दिया। नेहा ने भी स्थिति को अब स्वीकार कर लिया था, पर अब जीवन में मेरे लिए कोई रस नहीं रह गया था। बस एक व्यर्थ जिंदगी में किसी तरह जी रहा था। समय अपनी रफ्तार से जा रहा था। मेरी पीएचडी अब ख़त्म हो गई थी और नेहा भी अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। मैंने पत्नी सुख के बिना 15 साल से ज़्यादा समय गुजार दिया था और भला चारा ही क्या था। पर कुछ मेरे संस्कार थे तो कुछ सीमा के प्रति सहानुभूति भी थी, जो मुझे अपने जीवन की सहजता से जुड़े निर्णय नहीं लेने दे रही थी। पर इंसानियत के चलते और अपनी बेटी नेहा के प्रति अपने असीम प्रेम के कारण मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भूल कर भी मुंह नहीं फेरा था। हालांकि मेरे जीवन का भीतर का अंतर्द्वंद्व और कश्मकश मुझे सामान्य जीवन भी तो नहीं जीने दे रहा था। इसी मानसिक उधेड़-बुन के दौरान मुझे एक बार शिकागो के एक कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर का काम मिल गया और वहाँ से मुझे एक ऑफ़र लेटर आया जो मैंने स्वीकार कर लिया। अमेरिका जाने से पहले मैंने सीमा से कानूनी रूप से तलाक लेना चाहा, जिसे उसने बिना किसी नानुकर के तुरंत मान लिया। मुझे लगा जैसे बरसों से वह इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। खैर, मैं नेहा को लेकर यहाँ शिकागो आ गया। नेहा ने मेरे ही कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया था। इस तरह से मैं उस पर अच्छी खासी नज़र भी रख सकता था। वह मेरे आसपास ही थी। धीरे धीरे मैं और नेहा शिकागो में अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी दौरान एक समारोह में मेरी कॉलेज कमेटी की सदस्य कोमल से मेरी अचानक से मुलाकात हो गई। सरल, सहज स्वभाव, सदैव सबकी मदद करने वाली और मिलनसार और हंसमुख कोमल मुझे पसंद आने लगी और मैं उसकी तरफ अपना झुकाव महसूस करने लगा। इसलिए बड़ी जल्दी हम घनिष्ठ मित्र हो गए।
शायद इसका कारण यह भी था कि हम दोनों की मनोस्थिति और परिस्थिति एक समान थी। दिल्ली से आकर वॉशिंगटन में काम करते हुए कोमल ने एक अमेरिकी युवक पीटर से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए थे। लेकिन आपको तो अंग्रेज़ों की बातों का पता ही है। शादी के 4 साल बाद ही पीटर अपनी पूर्व प्रेमिका कैटरीना के पास वापस चला गया और जल्दी ही उसने कोमल से तलाक ले लिया। इस बात के 5 वर्ष हो चुके थे और अब वह अपने छोटे बेटे समर्थ के साथ ही शिकागो में अकेली रहती थी। खुद ही नौकरी करती और फिर उसे अकेली संभालती। उस दिन कॉलेज से आते हुए मैं थोड़ी जल्दबाजी में था, इसलिए ट्रैफिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया क्योंकि नेहा क्रिसमस की छुट्टियों में घर आने वाली थी। रास्ता साफ था, इसलिए मैं थोड़ी तेज़ गति से कार चला रहा था। अचानक एक मोड़ पर मेरी कार सामने आ रही एक जीप से टकरा गई। किसी तरह लोगों ने मुझे कार से बाहर निकाला। मेरा अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में लोगों ने मुझे भर्ती किया और मुझसे नंबर लेकर नेहा को और मेरे कॉलेज में फ़ोन कर दिया। नेहा जब तक अस्पताल पहुंचती तब तक कॉलेज से कोमल और 4-5 लोग वहां आ चुके थे। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और नेहा घर पर पूरी तरह अकेली थी। उन 10 दिनों में कोमल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। उसने ना सिर्फ मेरी बेटी को संभाला बल्कि रोज़ अस्पताल में वह मेरे लिए नाश्ता और खाना भी भेजती थी। प्रतिदिन शाम को कोमल अपने बेटे समर्थ के साथ मुझसे भी मिलने आती थी। मेरे घर आने के बाद भी कुछ दिन उनका आना जाना लगा रहा और इस दौरान माँ और बेटा दोनों जैसे हमारे परिवार के सदस्य ही बन गए थे और फिर बच्चे भी आपस में अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। मैं तो पहले ही कोमल के व्यक्तित्व से बुरी तरह प्रभावित था। कोमल भी कहीं ना कहीं अब मुझे पसंद करने लगी थी। इसलिए जब मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने सहर्षी मान लिया और फिर वह मुझे मना ना कर सकी। बच्चों की सहमति से हमने 15 दिनों में ही यहीं शिकागो के एक मंदिर में एक दूसरे के गले में माला पहनाकर विवाह कर लिया। अगले ही महीने मैं उसे भारत ले गया। माँ पिताजी को मैंने अपने शादी के बारे में बता दिया था। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। आखिर वे भी चाहते थे कि उनके इकलौते बेटे का घर बस जाए, इसलिए उन्होंने हमारा पूरे दिल से स्वागत किया। फिर वहीं इंदौर में हमने सबकी खुशी के लिए कानूनी रूप से भी शादी कर ली। कोमल ने दोनों बच्चों को बखूबी संभाल लिया है। उसने कभी नेहा को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। नेहा और समर तो पहले ही इतने घुल मिल गए हैं जैसे सालों से एक साथ रह रहे हों। माँ और बाबूजी तो अब नहीं रहे, पर मेरे परिवार के बाकी सभी लोगों का अपने स्वभाव से और अपने अच्छे व्यवहार से कोमल ने उनका दिल जीत लिया है। साल में एक बार हम सभी लोग इंदौर ज़रूर जाते हैं और भैया भाभी भी हमारे यहाँ होकर गए हैं। अब बताइए मौसी जी, अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, कहकर शशि ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वह अभी तक नीचे ज़मीन पर ही बैठा था। अरे मौसी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। शशि ने अब मुझे ज़रा सा झंझोरा तो जैसे मैं अचानक होश में आ गई। देखा शशि मेरे पैरों के पास बैठा हुआ मुझे एकटक देख रहा था। कोमल की नज़र भी मेरी ओर ही थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। अब मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे याद आया सालों पहले का नन्हा सा शशि। जब मैं उसके घर जाती थी तो वह ज़मीन पर बैठकर अपनी छुक छुक ट्रेन चलाता रहता था।
और मेरे चॉकलेट देने पर खुश होकर एकदम प्यार से ताली बजाता था। इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों पर न जाने क्या क्या गुजरा है, कितनी तकलीफ़ें देखी है इन्होंने, फिर भी इन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। कैसे मुस्करा रहे हैं। यह नई पीढ़ी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है और हम पुरानी पीढ़ी वाले यह मानकर चलते हैं कि इस पीढ़ी में सहनशीलता बहुत ही कम है, या फिर ना के बराबर है, या फिर समझदारी नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने स्नेह से शशि के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, माफ़ी किस बात की। मुझे खुशी है कि तुमने किसी भी परिस्थिति में हार बिल्कुल नहीं मानी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। सामने बैठी कोमल को देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, एक कप गरम चाय मिलेगी? हाँ मौसी, क्यों नहीं, चाय के साथ समोसा भी मिलेगा। और यह कहकर कोमल वहाँ से उठ खड़ी हुई। हंसते हुए कोमल भीतर चली गई। अब चलें बेटा? यह कहते हुए चाय नाश्ते के बाद मैंने शशि से कहा, अरे मौसी, रुको तो ज़रा, अभी एक और सरप्राइज़ बाकी है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। शशि ने अब इशारा किया। वह जल्दी से अंदर गई और आते समय उसके हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी महीने भर की बच्ची थी हाथ में। मैं हैरान और खुशी से उसी को देख रही थी। मौसी, कोमल की बहुत इच्छा थी कि हमारी एक बच्ची हो और ईश्वर ने हमारी सुन ली। देखो, अब आप भी आ गई उसको आशीर्वाद देने। आज की तारीख में इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। अब लगे हाथ इसका एक अच्छा सा और प्यारा सा नाम भी बता दो। कहते हुए उसने बच्ची को मेरी गोद में रख दिया और दोनों मेरे पैरों पर झुक गए। इतनी खुशी देखकर मेरे आंसू बिल्कुल नहीं थम रहे थे। उस प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर हर्ष के अतिरिक्त मैं जैसे एक साथ रो पड़ी। शशि, इसका नाम खुशी रखना। ईश्वर करे अब तुम दोनों की ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो और किसी की नज़र ना लगे। वाह मौसी, खुशी, व्हाट अ लवली नेम, कितना प्यारा नाम बताया आपने। कोमल नाम सुनकर एकदम से खुश हो गई। बच्ची के हाथ में नेक देते हुए और ढेर सारा आशीर्वाद उन दोनों को देकर और जल्दी ही खाने पर आने का वादा करके मैं अब वहाँ से उठ खड़ी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और हाँ, स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और एक बात और, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सके। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।